जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर बिहार के अंतर्गत आप स्पेशल टेट भरे हैं या क्षमता परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर टीआरई थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 4 के अंतर्गत जो बिहार बोर्ड में ईवीएस का बुक चलाया जाता है। दोस्तों, बिहार में अगर देखेंगे तो जो ईवीएस की बुक चलती है उसका नाम है आपका पर्यावरण और हम। इसके अंतर्गत दोस्तों आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक, ये जो पर्यावरण और हम है ये भाग 2 है, क्लास 4 का है। और इसके अंतर्गत आप टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी ये बिहार बोर्ड की बुक है। दोस्तों, इसमें टॉपिक अगर देखेंगे तो कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो पहला है रंग बिरंगे खिलते फूल। ये सारे के सारे टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 25 अध्याय क्लियर कराए जाएंगे एक ही वीडियो, यानी जो ये आप वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको 1 से लेकर के ये 25 जो बंटी का सफ़र, ये लास्ट टॉपिक है, यहाँ तक आपको इसी वीडियो में क्लियर कराया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का एक और अगर देखा जाए तो बेनिफिट आप ये कहेंगे कि इसमें जैसे आपके बुक में जो टॉपिक दिए गए हैं, जैसे ये फूल दिए गए हैं, फूल के बारे में आपको अध्याय 1 के अंतर्गत देखेंगे तो फूल टॉपिक दिया गया है। लेकिन फूल टॉपिक में आपको कौन कौन फूल हैं, कहाँ किस तरीके से हैं, ये फूल के नाम उसमें नहीं दिए गए हैं, आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर कलेक्ट करके, हर एक टॉपिक को कलेक्ट करके यहाँ एक ही वीडियो में आपको क्लियर कराया गया है। तो दोस्तों, अगर ये टॉपिक देखेंगे तो पहला आपका फूल है अध्याय, और इसमें अगर देखेंगे तो दिन में खिलने वाले फूल के बारे में बताया गया है, रात में खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं, सर्दी में खिलने वाले फूल, गर्मी में खिलने वाले फूल कौन कौन हैं, बरसात में खिलने वाले फूल और साल भर खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये साल भर यानी सदाबहार अगर देखेंगे तो गुलाब, गुड़हल और चमेली, ये सदाबहार फूल के अंतर्गत आएंगे। गुलाब, गुड़हल, चमेली ये सभी यानी साल भर खिलते हैं दोस्तों। और दिन में देखेंगे गेंदा, गलोरी, कमल, कमलनी, तो ये सारे फूल हैं। ठीक है दोस्तों, इससे अगर प्रश्न देखा जाए फूल से, तो फूल से क्या बनाया जाता है दोस्तों, फूल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो फूल से हमें इत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, इत्र प्राप्त होते हैं। और इत्र का कारखाना आप देखेंगे तो दोस्तों कहाँ है आपका कारखाना, तो ये कारखाना आपका इत्र का कारखाना कानपुर से इत्र बनाए जाते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत प्रश्न हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फूल के प्रकार के बारे में देखेंगे कि फूल फूल पेड़ों पर भी पाए जाते हैं, झाड़ीदार एवं लताओं पर भी फूल पाए जाते हैं, और खिलने पर खिलने वाले फूल। ठीक है, ये यानी पेड़ पर झाड़ीदार एवं लताओं में खिलने वाले फूल भी पाए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आप देखेंगे टॉपिक यानी अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है दोस्तों, कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे, यानी इस आपको अध्याय के अंतर्गत देखना है कि कौन कौन ऐसे जीव हैं जो अंडे देते हैं और कौन ऐसे जीव हैं जो बच्चे देते हैं। तो दोस्तों, इसको पहचानने के लिए बच्चों को उसमें बताया गया है कि जिनके बाहर से कान दिखाई देते हैं, यानी जिन जानवर के बाहर से कान दिखाई देते हैं वे क्या है दोस्तों, वे बच्चे देते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सारे के सारे कान क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे जो कान हैं, ये कान बाहर से हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिन जानवर के बाहर से कान नहीं दिखाई देते हैं वे क्या है दोस्तों, वे अंडे देते हैं। इसमें 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों। व्हेल मछली के बारे में देखेंगे, जल में रहती है, तो हम लोग देखेंगे कि मछली क्या देती है, तो मछली जनरली अगर देखा जाए तो सारे मछलियां अंडा देती हैं, लेकिन एक व्हेल मछली है जो कि बच्चे को जन्म देती है और ये दूध पिलाती है। चमगादड़ भी बच्चे को जन्म देता है और ये दूध पिलाता है। ठीक है, चमगादड़। नेक्स्ट दोस्तों, तीसरा अध्याय आप देखेंगे, तीसरा अध्याय है हड़बड़ में गड़बड़। दोस्तों, कोई लड़का है और ये हड़बड़ में गड़बड़ क्या कर देता है कि जो जानवर के कान हैं वो दूसरे जानवर के कान दूसरे जानवर के कान में लगा देता है। तो इसमें आपको 2 पॉइंट इसमें भी महत्वपूर्ण, आपको एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण होता है, जिसमें पूछा गया, कहा गया है कि छिपकली
दोस्तों छिपकली और मगरमच्छ के कान के जगह दो छिद्र होते हैं। ये टॉपिक आपको देखिए हो सकता है कि आप सोचेंगे कि हम तो जानते हैं, इसको अब छोड़ दीजिए, वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन ये जब 1 से लेकर के 25 तक आप सारे अध्याय को देखेंगे दोस्तों, तब समझ में आएगा कि क्या-क्या पॉइंट आप नहीं जानते थे। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में सीधे डायरेक्ट यहीं से उठाए जाएँगे। नेक्स्ट है जानवर के शरीर पर डिजाइन। दोस्तों अगर कोई जानवर है तो जानवर पर शरीर के उस जैसे मान लीजिए कि चित्तदार घोड़ा है, ठीक है? और उस पर अपना जो धारीदार इस तरीके से अपना धारी बने हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे कोई पशु हो गया, पक्षी हो गया, गिलहरी हो गई, गिलहरी पर आप लोग देखेंगे 3 लकीर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से लकीर वो क्यों दिखते हैं? तो दोस्तों वो बाल के कारण दिखाई देते हैं। जो जानवर होते हैं उनके ऊपर लकीर होते हैं, डिजाइन होते हैं, उनके बाल के कारण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों अध्याय आपका 4 है और अध्याय 4 आपका त्योहार एवं भोजन। यानी जो त्योहार है, त्योहार पर कैसे भोजन बनाए जाते हैं, अनेक राज्य में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए, जैसे बिहार में क्या है? बिहार में दोस्तों छठ का पर्व मनाया जाता है और छठ में देखा जाए तो भोजन कौन-सा बनता है यानी पकवान कौन बनता है? ठेकुआ यहाँ का अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण पकवान छठ के पर्व का हो जाता है। तो इसी तरीके से इसके बारे में बताया गया है। लेकिन इस टॉपिक में देखेंगे दोस्तों तो जो बुक आपका है उसमें सिख धर्म के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि सिखों के जो पूजन स्थल है उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। सिख लोग जहाँ पूजा करते हैं उसको हम लोग गुरुद्वारा करते कहते हैं। और पटना साहिब में जहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, वह एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। दोस्तों सिखों के अगर देखा जाए तो जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका पटना साहिब में जन्म हुआ था और वहाँ पर एक बड़ा-सा गुरुद्वारा बनाया गया है। ये आपके एससीईआरटी बुक में क्लियर बताया गया है। दोस्तों अध्याय 5 है स्वाद अलग-अलग। अध्याय जो 5 है, इसका टॉपिक है स्वाद अलग-अलग। इसमें क्या बताया गया है तो स्वाद हम जैसे खाना खाते हैं तो कैसे खाते हैं? दाँत से चबाकर खाते हैं और जीभ हमें स्वाद देती है। लेकिन इसमें दाँतों के प्रकार जो बुक है उसमें दाँतों के प्रकार के बारे में बताया गया है कि कृंदक या छेदक दाँत कौन होते हैं? भेदक या रदनक दाँत कौन होते हैं? चवर्णक दाँत कौन होते हैं? तो दोस्तों कृंदक या छेदक जो काटने वाला दाँत होता है, यानी आगे के जो आपके 4 दाँत होते हैं, ये इस तरीके से ये आपका कृंदक, छेदक यानी काटने वाला दाँत होते हैं। यहीं दोस्तों ये इस तरीके से थोड़ा-सा होता है और ये क्या हो गया, तो ये फाड़ने वाला दाँत हो गया, फाड़ने वाला भेदक या रंदक इसको कहते हैं, ठीक है? इसको भेदक या रंदक कहते हैं। उसके बाद चवर्णक दोस्तों यहाँ पर जो चौड़ा-चौड़ा करके दाँत होता है, ये क्या हो गया, ये आपके चवर्णक दाँत यानी चबाने वाला दाँत हो गया। दाँत से संबंधित देखेंगे और बच्चों का 6 माह में दाँत निकलना शुरू हो जाता है। बच्चों का 6 माह में दाँत निकलना शुरू हो जाता है। 2 वर्ष से 3 वर्ष में 20 दाँत निकल जाते हैं। 8 से 9 वर्ष में दूध के दाँत टूटने लगते हैं और नए दाँत निकलते हैं। 21 वर्ष के उम्र में 32 दाँत निकल जाते हैं। ये कुछ जानकारी है दाँत के बारे में। और यहाँ से जो क्वेश्चन अगर बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन देखेंगे, घोड़ा और शेर के दाँत, घोड़ा और शेर के दाँत मनुष्य की तरह गिरते हैं। यानी हो सकता है कि पूछ दे कि कौन ऐसे जानवर हैं जिनके दाँत मनुष्य की तरह गिरते हैं, तो उसमें घोड़ा और शेर के दाँत, क्योंकि ये आपके बुक से उठाया गया है। एससीईआरटी जो आपका बिहार बोर्ड की बुक है, उसमें ये चीज़ दिया गया है। साँप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दाँत बदलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे जानवर हैं जो कि अपने दाँत साल भर में बदलते रहते हैं। तो ये आपका हो गया कौन-कौन जानवर हैं, तो साँप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दाँत बदलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अध्याय 6 आ गया दोस्तों, हरियाली और हम। हरियाली से संबंधित दोस्तों, हरियाली से संबंधित क्या है? यानी जैसे पेड़-पौधे, अनाज,
फल फूल इत्यादि ये हमें जो जिससे हरी भरी हमें दिखाई देता है। तो इसमें हमें हरियाली से हमें इमारती लकड़ी मिलते हैं, साग सब्जी मिलते हैं, अनाज मिलते हैं और दालें इत्यादि हमें मिलते हैं। लेकिन अगर इसी में देखेंगे दोस्तों तो एक टॉपिक और दिया गया था, एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होता है, एशिया में सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है? तो एशिया में सबसे ज़्यादा खेती मसूर की जाती है। ये आपका एससीईआरटी बुक का। औषधि दोस्तों, कुछ पौधे होते हैं जो कि औषधि के रूप में, दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये कौन-कौन से पौधे हैं? तो ये तुलसी, पुदीना, मेथी, सौंफ, धनिया, हल्दी, अदरक, अर्जुन, अशोक, कचनार के फूल, उसके जामुन, नीम, नीलगिरी आदि। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न हम पूछते हैं, कचनार के फूल की सब्जी, दोस्तों कचनार के फूल की सब्जी किस राज्य में बनाया जाता है? ये कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताएँगे। कचनार के फूल की सब्जी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि सीटेट में इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और आप अगर इसको ढूँढते हैं तो वो जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा। तो कचनार के फूल की सब्जी किस राज्य में बनाया जाता है, वो आप हमें कमेंट सेशन में बताएँगे। खेजड़ी वृक्ष, दोस्तों वृक्ष राजस्थान में पाए जाते हैं और जो ये खेजड़ी वृक्ष है, इसकी जो छाल होती है दोस्तों, छाल, वो दवा के काम आती है, उस जिसे सिनकोना कहा जाता है। और जो खेजड़ी वृक्ष का छाल है, ये मलेरिया रोग में प्रयोग किया जाता है, यानी मलेरिया रोग को ठीक करने के लिए खेजड़ी वृक्ष के छाल को दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। इसकी जो फली होती है, खेजड़ी वृक्ष की जो फली होती है, उसकी सब्जी बनती है। और खेजड़ी वृक्ष दोस्तों राजस्थान में है, ये छायादार वृक्ष है, इसके नीचे बच्चे खेलते हैं और जो इसके पत्ते होते हैं उनको पशुओं को चारा के रूप में यानी हम लोग खिलाते हैं। ये खेजड़ी वृक्ष से संबंधित कुछ तथ्य थे। दोस्तों 7वां अध्याय देखेंगे, 7वां अध्याय क्या कहता है? 7वां अध्याय आपका जड़ों की पकड़, यानी जड़ के बारे में हमें बताया गया है कि कैसे-कैसे जड़ होते हैं दोस्तों। तो कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य करते हैं। दोस्तों कुछ जड़ें हैं जो प्रजनन का कार्य करते हैं, जैसे शकरकंदी हो गया और शलगम आदि, ये जो जड़ हैं, ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है कि शकरकंद जड़ है या तना? अभी हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है? तो ये जो पौधे हैं ये प्रजनन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो विभिन्न प्रकार के हमें पौधे दिखाई देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सूर्य से पौधे क्लोरोफिल लेते हैं, यानी जो पौधा होता है छोटा छोटा, जो हम लोगों के पास चारों तरफ पौधे होते हैं, ये जो क्या होता है, ये सूर्य से क्या लेते हैं? तो ये सूर्य से क्लोरोफिल लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लोरोफिल लेते हैं। दोस्तों इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधे मिट्टी से खनिज लवण लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ जड़ों के प्रकार हैं, ठीक है? कुछ जड़ों, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ और झकड़ा जड़। दोस्तों आम, चुकंदर, गाजर, मूली, ये क्या है? तो ये मूसला जड़ है। मूसला जड़ का मतलब एक जड़ जो होती है वो नीचे तक जमीन में जाती है और इसी से बगल से अपना ये जड़ से निकले रहते हैं जड़, इसको मूसला जड़ बोलते हैं। और देखेंगे अपस्थानिक जड़, ये बरगद को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और झकड़ा जड़ दोस्तों, ये जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, आप लोग देखे होंगे, चना हो गया इत्यादि, ये सारे के सारे जड़ ये झकड़ा जड़ कहलाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसी टॉपिक से संबंधित, किस पौधे के जड़ को खाते हैं? गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये क्या है? ये जड़ है और इस जड़ को हम लोग खाते हैं। और ये जो दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं, ये आपका तना है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि आलू क्या है? जड़ है, तना है? तो आप लोगों को लिखना होगा तना है। अदरक क्या है? तो तना है। शकरकंद तना है। प्याज तना है, यानी प्याज हम लोग खाते हैं। तो प्याज का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो दोस्तों प्याज का हम लोग तना खाते हैं, यानी जो प्याज बैठता है इसको हम लोग तना कहते हैं। और इसके नीचे जो ये होता है ये इसका जड़ हो गया, ठीक है? और तना को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। लहसुन भी वैसे ही हो गया, गन्ना, हल्दी, केसर, ये सारे के सारे तना इसके हम लोग यूज में लेते हैं। दोस्तों एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ रेगिस्तानी ओक के बारे में आया है। रेगिस्तानी ओक नामक एक वृक्ष है
जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसमें अगर इस पेड़ की विशेषता दोस्तों बताया जाए तो इस पेड़ की विशेषता है कि ये जैसे 1 फीट पृथ्वी से ऊपर है तो इसके 30 गुना नीचे यानी 30 फीट ये इसका जो जड़ है ये 30 फीट पृथ्वी से नीचे जाता है और इसका जड़ वहाँ तक जाता है जहाँ तक इसको पानी नहीं मिलता। जड़ इतना नीचे जाएगा कि जिसको पानी मिल जाए, ठीक है। तो इस जो पौध रेगिस्तानी ओक है इसकी विशेषता है। और वहाँ के लोग जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग वहाँ क्या करते हैं कि जब वहाँ पर पानी की अकाल होती है तो इसमें के तना में छेद कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं कि पाइप डाल करके और पानी निकालते हैं, ठीक है। इसके जड़ से पानी निकालते हैं और पीते हैं। ये रेगिस्तानी ओक नामक पौधा के बारे में क्लियर है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अध्याय 8 देख तमाशा। आपके बुक में जो अध्याय 8 है ये देख तमाशा बुक टॉपिक है और इसमें मेला के बारे में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से मेला, चूंकि बिहार बेसिस हमें एग्जाम जो देना है वो बिहार बेसिस है तो बिहार में कौन कौन से मेला लगते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मेला है सोनपुर का मेला। ये सारण और वैशाली के सीमा पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। पितृपक्ष यानी गया में, जैसे पिंडादान आप लोग कहते होंगे पिंडादान कराने गया के लिए जाते हैं, तो ये पितृपक्ष मेला गया में लगता है। पंचकोशी मेला बक्सर, मलमास मेला राजगीर, कल्पवास मेला दोस्तों कल्पवास मेला बेगूसराय, दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है ये असम में मनाया जाता है, ओणम दोस्तों केरल, पोंगल तमिलनाडु, पुष्कर मेला राजस्थान, बैसाखी पंजाब। इसके अलावा और कुछ मेले हैं। काकोलत मेला दोस्तों काकोलत मेला नवादा में, कोसी कटिहार, पुस्तक मेला पटना। और इसी में एक टॉपिक और दिया है पॉइंट कि जैसे मकर संक्रांति में पतंग कहाँ उड़ाते हैं। दोस्तों कौन ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो ये मकर संक्रांति का त्यौहार है, इसमें हम लोग पतंग उड़ाते हैं। और जनरली देखा जाए तो राजस्थान, दिल्ली और बिहार में इसका ज़्यादा प्रचलन है। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर यानी अध्याय 9। दोस्तों इसमें है जब मामा जी घर आए, यानी इस टॉपिक में जब मामा जी घर आए यानी इसमें रिलेशन के बारे में बात किया गया है। मामा मामी मौसा मौसी मौसी नाना नानी इत्यादि जो भी रिलेशन है सारे रिलेशन के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका 10वां अध्याय आता है और इसमें छठ पर्व और बच्चे, यानी बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो कार्तिक माह में छठ पूजा मनाया जाता है। कार्तिक माह में छठ पूजा मनाया जाता है। यह बिहार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह 4 दिनों का त्यौहार होता है। प्रसिद्ध प्रसाद ठकुआ है और प्रसिद्ध देवता जिसकी पूजा यानी अर्घ देते हैं ये सूर्य देवता हैं। ये आपका छठ पर्व के बारे में क्लियर हो जाता है। दोस्तों 11 अध्याय आपका 11 आओ बनाए नक्शा। आओ बनाए नक्शा यानी इसमें आपको क्या पूछा जाएगा। दोस्तों आपके सामने कोई भी मैप आता है तो आप मैप में सबसे ऊपर के तरफ उत्तर हो जाता है, सबसे नीचे आपका दक्षिण हो जाता है और इस साइड में जब ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण तो उसके इस साइड में आपका पूर्व हो जाता है और इस साइड में आपका पश्चिम हो जाता है। ये आप लोग मैप में ध्यान देंगे। इसके अलावा मैप में आपको देखना क्या है कि जैसे बिहार जो राज्य है उसके चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, उसके बाद से झारखंड के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के बगल में कौन कौन से राज्य हैं इत्यादि। इस तरीके से आप एक मैप को देख करके उसमें ये सब क्लियर कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका अध्याय 12 अपना प्यारा घर। दोस्तों अपना प्यारा घर ये टॉपिक अध्याय 12 इसमें गुटक कबूतर यानी जो कबूतर है उसका नाम गुटक दिया गया है बुक में। और गुटक कबूतर है वो अपना घर कहाँ बनाता है तो वो घर की बालकनी या छत पर गुटक कबूतर अपना घर बना, यानी कबूतर अपना घर कहाँ बनाते हैं, घोंसला कहाँ बनाते हैं तो बालकनी, छत की बालकनी या छत पर बनाते हैं। मिट्ठू यानी तोता के बारे में बताया गया। तो दोस्तों तोता पेड़ की कोतड़े में बनाता है। उसके बया पक्षी, दोस्तों एक ये प्रश्न पक्षी आया है बया। बया जो पक्षी है वो अपना घोंसला लटका हुआ सुंदर घोंसला बनाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे पेड़ पर इस तरीके से लटका हुआ घोंसला होता है, ठीक है।
लटका हुआ घोंसला बयार पक्षी बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों दार्जिन। दार्जिन का नाम देख करके ही हमें पता चल रहा है दर्जी से संबंधित। तो ये जो दार्जिन पक्षी होती है दोस्तों, ये आप क्या करती है, पत्तियों को सील करके, पत्तियों की सिलाई करके ये अपना कोतड़ा बनाती है, यानी अपना घोंसला बनाती है। कौवा। दोस्तों कौवा के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कौवा कैसा घोंसला अपना बनाता है। तो जो कौवा है दोस्तों, ये पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। और यहीं पर जो कोयल होती है दोस्तों, कोयल, कोयल पूछ देगा कि कौन ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और दूसरे के घोंसला में अंडा देती है। तो कोयल जो पक्षी है वो कौवा के घोंसला में अंडा देती है, और कौवा बेचारा सोचता है कि ये मेरा अंडा है और उसको सेता है। ठीक है। उल्लू भी अपना घोंसला नहीं बनाता, उल्लू भी अपना घोंसला नहीं बनाता। अब आ गया दोस्तों अध्याय 13। अध्याय 13 आपका खेत से घर तक। खेत से घर तक, इसमें मसाला के बारे में चर्चा किया गया है। तो केरल को मसालों का शहर कहा जाता है, केरल को मसालों का शहर कहा जाता है। लेकिन इसमें कुछ मसाले और राज्य के नाम हम दिए हैं आपको, ये आप देख लेंगे। केसर कहाँ है, तो केसर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इलायची आपका केरल में, मिर्च आंध्र प्रदेश, हल्दी लहसुन अदरक आपका बिहार में, काली मिर्च केरल, जीरा आपका राजस्थान, लौंग तमिलनाडु, हल्दी धनिया आंध्र प्रदेश और मेथी आपका गुजरात में पाया जाता है। मिर्च के मसाला के बारे में और देखेंगे दोस्तों, तो मसाला का राजा और रानी किसे कहा गया है, तो मसाले का राजा काली मिर्च को कहा गया है और मसाला की रानी छोटी इलायची को कहा गया है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अध्याय 14 बाल मेला। लेकिन इसको देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि जैसे ये कक्षा 4 का आप ईबीएस का बुक देख रहे हैं, क्लास 4 का ईबीएस का ये बुक आप देख रहे हैं, टॉपिक देख रहे हैं दोस्तों, और ये 1 से लेकर के 25 तक सारे प्रश्नों के यानी सारे अध्याय के टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से क्लास 3 और क्लास 5 का वीडियो देखने के लिए अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि जैसे ही हम क्लास 3 का और 5 का वीडियो बना करके अपलोड करेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगा और आपकी तैयारी एक ही चैनल पर, इसी चैनल पर ईबीएस का आपका पूर्ण हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अध्याय 14 जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। बाल मेला और खेलें। दोस्तों बाल दिवस या बाल मेला 17 नवंबर जाता है। बिहार का लोकप्रिय खेल। दोस्तों बिहार का लोकप्रिय खेल और बिहार का राजकीय खेल, यहाँ पर ध्यान देंगे। बिहार का लोकप्रिय खेल क्रिकेट दिया है और बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी। और बिहार में एक स्टेडियम बना है, ठीक है, उसको मोइन उल हक स्टेडियम पटना में कहा जाता है, यानी मोइन उल हक। बिहार का पहला स्टेडियम मोइन उल हक स्टेडियम पटना। बिहार का प्रसिद्ध खेल दोस्तों क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल, ये यहाँ के कुछ प्रसिद्ध खेल हैं। दोस्तों यहाँ से खेल के बारे में अगर देखेंगे तो कौन खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में 11-11 प्लेयर होते हैं। रग्बी एक खेल है, उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल, खो खो। दोस्तों खो खो हो सकता है कि आपसे पूछ दे, तो खो खो में 9 खिलाड़ी यानी 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी, हैंडबॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी और पोलो में 4 खिलाड़ी आपके होते हैं। लेकिन यहाँ पर कबड्डी दोस्तों, जो कबड्डी है इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 आपके ग्राउंड में होते हैं और 5 खिलाड़ी आपके ग्राउंड से बाहर होते हैं। अध्याय 5। अध्याय 5 है आपका आसपास की सफाई, यानी सफाई से संबंधित है। और इस सफाई में ये 3 पॉइंट दिया गया था दोस्तों। तो इन तीनों पॉइंट को 3R कहते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि 3R यानी साफ सफाई से संबंधित 3R का क्या मतलब है, ठीक है, या इन्वायरमेंटल को, पर्यावरण को साफ करने में 3R अपना रोल कैसे अदा करता है, या क्या है 3R। तो ये 3R का मतलब पहला R है रिड्यूज, यानी कम प्रयोग, यानी जो उस तरीके से पदार्थ हैं, चीज़ है, उनको हम कम से कम प्रयोग करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक का हम जहाँ तक देखा जाए तो एकदम बिल्कुल कम से कम प्रयोग करें, ये आपका रीड्यूज है। उसका पुनः उपयोग, जैसे मान लीजिए कि अगर प्लास्टिक है, ये कई प्लास्टिक को हम लाएँ, फिर से उसको मार्केट में जाएँ तो लेते जाएँ, फिर उसी में लेकर के आएँ, ये पुनः प्रयोग उसका हो गया। या कोई ऐसा चीज़ है जो इसका हम बार बार उसी को प्रयोग में लाते रहें,
उसके बाद दोस्तों आपका रिसाइकिल है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई ऐसी वस्तु है जो रद्द हो गया, तो उसको पुनः रिसाइकिल करके उसमें फिर से हम लोग प्रयोग में ला दें। ये आपका रिसाइकल के अंतर्गत आ गया। दोस्तों इसी में कूड़ा, आप लोग स्टेशन पर या विशेष कुछ उस जगह पर गए होंगे जहाँ देखे होंगे कि हरे रंग का कूड़ा होता है, नीले रंग का कूड़ेदान होता है और लाल रंग का कूड़ेदान। इस तरीके से 3 रंग के कूड़ेदान रखे होते हैं। तो दोस्तों हरा रंग का जो कूड़ेदान होता है उसमें जो भी गीला कचरा है उसमें गीला कचरा डालते हैं। नीला कूड़ेदान में हम लोग सूखा कचरा डालते हैं, जैसे जो भी मूँगफली का दाना हो गया या उस तरह का यानी सूखा सूखा कचरा, छिलका जो है उसको सूखा छिलका हम लोग नीला कूड़ेदान में डालते हैं। और लाल कूड़ेदान का मतलब खतरनाक ठोस अपशिष्ट दोस्तों, जैसे नीडल हो गया, ग्लास हो गया, शीशा हो गया, उसका नैपकिन हो गया या मेडिकल से संबंधित जो दवाई होती है वो हो गया। ये सब साले जितने खतरनाक चीज़ होते हैं सबको लाल कूड़ेदान में हम लोग डालते हैं। दोस्तों 16 नंबर यानी 16 अध्याय है आपका, 16 अध्याय है मीठा मीठा शहद। इसमें मधुमक्खियों के बारे में कहा गया है। तो मधुमक्खियों के बारे में 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि बिहार में मधुमक्खी पालन करने का अगर सही समय देखेंगे तो जो साल 12 महीना का होता है, जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है। तो दिसंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक ये आपका माना गया। यानी जो साल का लास्ट 3 महीना होता है ये बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। और बिहार में मधुमक्खी कहाँ पालते हैं दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर, जहाँ लीची का बागान ज़्यादातर मिलता है। और इसमें पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जो मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है, मादा श्रमिक मधुमक्खी, ये जो पौधा होता है यानी फूल, ये ढूंढते हैं, रस मिल जाता है तो विभिन्न प्रकार की आवाज़ करते हैं, जिसको कि सुन करके जो दूसरी मधुमक्खी होती है वो वहाँ उस मधुमक्खी के पास क्या करती है, पहुँच जाती है और ये रस ले आकर के छत्ता में अपना छत्ता का निर्माण करते हैं मादा श्रमिक। और इसमें जो रानी मधुमक्खी होती है दोस्तों, और इस जो मादा होता है, मादा उसके पेट से मोम भी निकलता है। देखेंगे यहाँ पर रानी मधुमक्खी दोस्तों अंडे देने का काम करती है। ये आप याद रखिएगा कि जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देने के काम करती है, देने का, और मादा रस फूल लाना, ये देखना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 17, तरह तरह के चोच। इसमें केवल 2 पॉइंट आपको समझना है। जैसे बाज हो गया, चील, गरुड़ जैसे जो मांसाहारी पक्षी हैं उनका चोच छोटी आगे की ओर मुड़ी होती है, यानी छोटी होती है और आगे के तरफ क्या होती है कि इनकी जो चोंच होती है वो मुड़ी होती है, चोक, ठीक है, इस तरीके से मुड़ी होती है, ठीक है, मुड़ी होती है। उसके बाद से देखेंगे दोस्तों तो बगुला, बगुला का चोंच आप देखे होंगे कि लंबा सा बगुला का चोंच होता है। ये लंबा होता है क्योंकि ये लोग मिट्टी को अपना क्या करता है, मिट्टी में से क्या पकड़ता है, मछली को पकड़ता है, कीड़ा को पकड़ता है। तो इसमें दोस्तों मिट्टी के साथ साथ कीड़ा भी जो मिट्टी, मछली के साथ साथ ये मछली के साथ साथ जो है कीड़ा, जो जैसे मान लीजिए कि इसमें मछली, जैसे मछली के साथ साथ जो भी हमारे मिट्टी लगा होता है उसको ये लोग निथार लेता है, यानी छान लेता है। तो छानने की कला किसके चोंच में होती है? तो ये बगुला के चोंच में। और जो भी मिट्टी में लंबी चोंच वाले होते हैं उसको निथारने का काम करते हैं सब। नेक्स्ट है आपका अध्याय 18 यानी जंगल में पिकनिक। दोस्तों जंगल में पिकनिक, तो इसमें केवल जंगली जानवर और जंतु के बारे में, पालतू जानवर, पशु पक्षी इत्यादि के बारे में केवल चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर अध्याय, काकोलत से कन्याकुमारी। दोस्तों काकोलत से कन्याकुमारी, इसमें कुछ पॉइंट हैं। नवादा जिले में काकोलत झील स्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो काकोलत झील है ये आपका नवादा जिला में स्थित है। गर्म जल के छोटे छोटे झरने एवं कुंड यहाँ पर हैं। ब्रह्म कुंड एवं सप्तधारा राजगीर में है। और गंदा पानी पीने से हमें कौन कौन सा रोग हो सकता है, हैजा, पेचिस और पीलिया, ये उसके बुक में, आपके बुक में लिखा हुआ है। 20 अध्याय 20 दोस्तों, अध्याय 20 हमारे मददगार कामगार। इसमें क्या है, धोबी, नाई, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, डॉक्टर, डाकिया इत्यादि जो भी है इन लोगों के बारे में बताया गया है, ठीक है।
कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर का, 21 नंबर का तरह तरह के घर। दोस्तों इससे प्रश्न बनते हैं, तरह तरह के घर, इससे आपके प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान देंगे। बांस के खंभों पर बना घर। दोस्तों बांस के खंभों पर बना घर यानी बांस के खंभे पर अगर देखेंगे तो कहाँ घर बनाया जाता है, तो ये असम में बनाया जाता है और मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। बर्फ के बने घर को इग्लू कहा जाता है, यानी जो ठंडा प्रदेश होता है दोस्तों वहाँ पर बर्फ जहाँ पड़ता है वहाँ पर लोग बर्फ से अपने घर को बनाते हैं। और बर्फ से घर बनाने का मतलब क्या है कि बाहरी जो ठंडा है बर्फ के मोटी दीवार से अंदर के तरफ जो ठंडा होता है वो ठंडा आपका अंदर नहीं पहुँच पाता है, और बर्फ के बने घर को इग्लू कहते हैं। और ये देखा जाए तो मनाली में पाए जाते हैं। मिट्टी के बने घर दोस्तों राजस्थान में पाए जाते हैं। मिट्टी के बने घर राजस्थान में पाए जाते हैं और मिट्टी के घर पर जो घास फूस से उसकी जो छान होती है, मड़ई होती है, उसको छाया हुआ होता है, ठीक है, उसकी छतें झाड़ फूस से छाई होती है राजस्थान में, और मिट्टी और गोबर से उसको लीपते हैं। 2 तल्ला घर लकड़ी के जो होते हैं वो दोस्तों जम्मू कश्मीर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है आपका अध्याय 22, अजय जब गांव लौटा। अध्याय 22 है अजय जब गांव लौटा। इसमें ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज के बारे में चर्चा है, पटना का चिरैया टाड़ ओवर ब्रिज के बारे में चर्चा है, राजगीर का रज्जू मार्ग के बारे में चर्चा है, और गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु के बारे में, यानी सबसे लंबा अगर सेतु देखेंगे तो ये महात्मा गांधी सेतु है। नेक्स्ट दोस्तों 23, अध्याय 23, आसपास की खोज खबर। आसपास की खोज खबर में देखेंगे तो बिहार के शाहाबाद के रहने वाले भरत मिश्र। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, जो बिहार से विशेष शिक्षक BS टेट जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, यानी विशेष शिक्षक के लिए जो टेट अप्लाई किए हैं, या कोई भी किसी भी क्षमता वाले भी हैं, इसलिए कि समावेशी से संबंधित उसको प्रश्न आता ही आता है। तो इसमें जो भरत मिश्र थे दोस्तों, ये भरत मिश्र जो थे ये दोनों आँख से ब्लाइंड थे, अंधे थे, और ये इनकी पत्नी का नाम था डॉक्टर धीरा मिश्र, यानी भरत मिश्र दोनों आँख से ब्लाइंड थे और इनकी पत्नी का नाम धीरा मिश्र था, और ये मगध विद्यालय में प्रोफेसर थे, ठीक है, मगध विद्यालय में प्रोफेसर थे। कौन? भरत मिश्र। और भारतीय संविधान के जानकार थे। 1779 यानी 1779 में इन्हें नीलम संजीव रेड्डी ने श्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार दिया। इसके बाद इनको 1985 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पद्मश्री से सम्मानित किया। दोस्तों सुधा चंद्रन का एक नाम आता है। सुधा चंद्रन ये क्या है, पैर इनका कटा हुआ था और ये एक नृत्यांगना थी। दोस्तों इसी तरीके से अभी देखेंगे, अभी इसमें टॉपिक बाकी है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक बिहार बोर्ड की कक्षा 5 पर्यावरण और हम सभी अध्याय का संपूर्ण विश्लेषण एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के बाद उसको देखेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि आपका कक्षा 5 और क्लास 3 का आपको EVS का एक ही वीडियो में आपको पूर्ण हल मिल सके। दोस्तों अध्याय 24 है आपका चिड़ियाघर की सैर है, ये आपका अध्याय 24। इसमें कुछ पॉइंट है जिसको कि हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। दोस्तों मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बाघ स्फूर्तिपूर्ण जानवर है, ठीक है, बाघ स्फूर्तिपूर्ण जानवर है, हमारा शक्तिशाली और स्फूर्तिपूर्ण दिया है, ठीक है, यानी बाघ कैसा जानवर है, स्फूर्तिपूर्ण है या शक्तिशाली है। तो बाघ आप लोग देखेंगे एक स्फूर्तिपूर्ण, बहुत वो हल्का सा कंपन होता है और वो देख करके अपने शिकार को पकड़ लेता है, तो स्फूर्तिपूर्ण है। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में राजा अशोक के द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय अशोक चिन्ह में 4 शेर के मुख हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का चिन्ह है उसमें 4 शेर का मुख है। केसरिया, दोस्तों झंडा के बारे में उसमें बताया गया है कि जो केसरिया है साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद सत्य और शांति का प्रतीक है, हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, और चक्र देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक है। ये झंडा के बारे में बताया गया है।
दोस्तों उस बुक में एक बात और बताई गई है कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसमें जन गण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल, अब यहाँ पर 3 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जो कि कमेंट सेशन में बताएंगे, और ये आपके बुक में भी दिया है। एससीईआरटी का जो बुक है इसी चैप्टर में आपको दिया गया है, पूछा गया है, तो आप अपने से ढूंढेंगे तो आपको याद रहेगा। राष्ट्रीय खेल कौन है, ये भी अगर राष्ट्रीय खेल देखेंगे तो राष्ट्रीय खेल कौन है, राष्ट्रीय नदी कौन है, और राष्ट्रीय जल जीव कौन है। ये तीनों जो प्रश्न है, तीनों प्रश्न के आंसर आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट टॉपिक आपका इस बुक का 25वां है, बंटी का सफ़र। दोस्तों बंटी का सफ़र देखेंगे तो इसमें पॉइंट में देखा गया कि बंटी अपना सफ़र शुरू करता है और वो सफ़र में क्या क्या देखता है, रास्ते में कहाँ कहाँ जाता है, इसी पर चर्चा है। लेकिन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल इस टॉपिक में क्लियर कराए गए हैं। सिखों के 10वें गुरु, इस हम लोग पहले पढ़े थे, इसके पहले किसी बुक किसी अध्याय में आया था कि सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। और जहाँ जन्म हुआ था उनके स्थान पर तख्त हरिमंदिर, पटना स्थान तख्त हरिमंदिर का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों ये गया के विष्णु पद और मंगला गौरी मंदिर, विष्णु पद और मंगला गौरी मंदिर गया का प्रसिद्ध मंदिर है। गया का प्रसिद्ध मंदिर विष्णु पद और मंगला गौरी मंदिर है, ये आप टॉपिक याद रखेंगे। भगवान बुद्ध को बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी टॉपिक याद रखेंगे। बिहार की एक नदी है जो सूखी रहती है, ये कौन सी नदी है जो कि सूखी रहती है, तो ये दोस्तों फाल्गु नदी अगर देखेंगे तो हर समय सूखी नदी रहती है। बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो वो है आपका पारसनाथ का पहाड़। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर पारसनाथ पहाड़ पर स्थित है। यानी जो बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ पारसनाथ का पहाड़ है, उसी पर बिहार जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका मंदिर उसी पहाड़ पर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में उसमें चर्चा है, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो ट्रेन गोमो होते हुए आगे निकलती है। तो जब गोमो ट्रेन पहुंचती है तो वहाँ बच्चों को जो गाइडर होते हैं वो बताते हैं कि गोमो में क्या है, सुभाष चंद्र बोस का घर था, ये अंग्रेजों के द्वारा उनके घर में ही कैद कर लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर गोमो से फ्रंटियर कौन एक्सप्रेस से फरार हुए थे, देखिए ये फ्रंटियर मेल पकड़कर पेशावर चले गए। जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको क्या किया था, अंग्रेजों ने कैद कर लिया था। लेकिन इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अंग्रेजों को चकमा दे करके फ्रंटियर मेल पकड़कर पेशावर चले गए। बाद में अफगानिस्तान, जर्मन, जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे तथा आज़ाद हिंद फौज की सहायता से अंग्रेजों पर हमला किया। ये आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। दोस्तों गोमो और बोकारो के बीच में एक नदी बहती है, गोमो और बोकारो के बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है आपका दामोदर नदी। गोमो और बोकारो के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है आपका दामोदर नदी, ये भी आप याद रखेंगे। बोकारो में स्टील का कारखाना है, ये आपका पॉइंट होता है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है झालदा पश्चिम बंगाल में है, यहाँ के ज़्यादातर निवासी बंगला बोलते हैं। जो झालदा है ये पश्चिम बंगाल में है और झालदा के लोग ये क्या बोलते हैं, ज़्यादातर बंगला बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों झारखंड, दोस्तों यहाँ पर कुछ भाषा है। झारखंड में उराव, बिरहोर, मुंडा, संथाल आदि जनजाति रहती है। उराव की जो भाषा है कुड़ुक है, मुंडा मुंडारी, संथाल के लोग संथाली भाषा में प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त सादरी, नागपुरी और खोरठा भी झारखंड में बोली जाती है। यहाँ देखेंगे पटना गया नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। पटना गया नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। वैशाली मुजफ्फरपुर में बज्जिका बोली जाती है। दरभंगा मधुबनी में मैथिली बोली जाती है।
मुंगेर और भागलपुर। दोस्तों मुंगेर और भागलपुर में अंगिका और भोजपुर रोहतास में आपका भोजपुरी बोली जाती है। रांची में जो एक पागल खाना है उसको कांके पागल खाना कहा गया है, आपके बुक में ये चिन्हित है इसलिए यहाँ पर देना हम उचित समझे। और लास्ट आपका नेतर हाट एवं जोन्ह का जलप्रपात आपका रांची में देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी और ये वीडियो अगर देखेंगे, आपके अगर थोड़ा सा काम का हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कक्षा 5 का जो विषय होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। साथ ही अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आरपी टारगेट एजुकेशन व्हाट्सएप ग्रुप, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से फॉलो करके अगर जुड़ जाते हैं तो आपको कोई भी जानकारी होगी तो आपको उस ग्रुप पर दे दी जाएगी। धन्यवाद।